सुहाग रात थी। रात का समय था। तभी माही की सहेली सुनैना फिर माही के कमरे में घुस गई। अरे महिमा, तू यहाँ मेरे ससुराल में क्या कर रही है? मैं लंदन में थी। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, थोड़ा लेट हो गई। लेकिन जैसे मैं इंडिया पहुंची वैसे मैंने तेरे ससुराल का एड्रेस पता किया और सीधा तेरे कमरे में आ गई। मैं जीजू को देखने आई हूँ। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। तूने अपने हाथ में केला क्यों पकड़ रखा है? इसके साथ दूध भी तो होना चाहिए। महिमा, तू अपने घर जा, मैं तुझे बाद में सिद्धार्थ से भी मिलवा दूंगी। इतने में महिमा ने माही के हाथ से वो केला छीन लिया। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर ये केला मैं खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये केला तू नहीं ले जा सकती। अगर ये केला चला गया तो मेरी सुहागरात अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर महिमा ने उसका केला तो उसे वापस कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह हैरान हो गई। इसका मतलब तू इस केले के साथ सुहागरात मनाएगी? इतनी गंदी हरकत तू करेगी? ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छी! इतना कहकर महिमा वहाँ से चली गई। तभी अचानक केला बोल पड़ा। माही, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं छिल दिया जाता तुम्हारी सहेली के हाथों। मेरी सारी इच्छाएं आज अधूरी रह गई। आज मेरी सुहागरात थी और आप केला बन गए। पता नहीं आप फिर से कब इंसान बन पाएंगे। माही का पति सिद्धार्थ आखिर केला कैसे बन गया? क्या अब सिद्धार्थ दोबारा केला से इंसान बन पाएगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सिद्धार्थ, जल्दी से गाड़ी में बैठ। ठीक है, ले बैठ गया गाड़ी में। अब बोलो, तुम लोग मुझे अचानक उठाकर क्यों ले आए? देख, भाभी जी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। आज रात ही तेरी सुहागरात है। उसके बाद तो तू पूरी तरीके से आदमी बन जाएगा, लेकिन तेरे आदमी बनने से पहले हम लोगों को तुझे बैचलर पार्टी तो देनी पड़ेगी। बारात निकालने से ठीक पहले मैंने सबको बैचलर पार्टी दे दी थी यार। और ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं। विनीत, जाने दो सिद्धार्थ को। अरे यार, तुम लोग तो नाराज हो गए। अच्छा चलो चलते हैं। वैसे तुम लोगों ने सही कहा, आज के बाद मेरी आजादी तो छिनने ही वाली है। इससे अच्छा है कि आज जी भर के हम लोग बैचलर पार्टी कर ही लेते हैं। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर किसी क्लब में चला गया। वहाँ पर उन लोगों ने खूब एंजॉय किया। विकी, विनीत, अब रात हो गई है। माही मेरा इंतजार कर रही होगी, अब हमें चलना चाहिए। सिद्धार्थ यार, तूने हम सबकी बात मानी, इसलिए हम भी तेरी बात मानेंगे यार। बाहर बारिश भी होने लगी है और रात भी काफी हो गई है। चल, हम लोग तुझे घर छोड़ देते हैं। अब वो लोग अपनी कार में बैठकर सिद्धार्थ को घर छोड़ने के लिए निकल गए। लेकिन तभी अचानक रास्ते में सिद्धार्थ ने गाड़ी रुकवा दी। मुझे ना यार बहुत तेज सुसु आ रही है, बस 1 मिनट में आया। नशे में सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला और सुसु करने लगा। तभी अचानक उसका पैर उस बारिश में किसी मेंढक के ऊपर पड़ गया, जिससे मेंढक वहीं मर गया। तभी एक मेंढकी जोर जोर से रोने लगी। तूने मेरे पति को मार डाला, आज हमारी सुहागरात थी। विकी, विनीत, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेंढक मुझसे बात कर रहा है? यार मुझे भी इस मेंढक की आवाज सुनाई दे रही है। अरे यार, टेंशन मत ले। मैं मेंढक नहीं, मेंढकी हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मेरे पति को सुहागरात वाले दिन ही मार डाला। मैं इसे श्राप देती हूँ कि ये भी अपनी सुहागरात नहीं बना पाएगा, क्योंकि आज के बाद ये केला बन जाएगा। चलो यार, यहाँ से चलो। अब तो मुझे भी लगने लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया यार। माही बहुत नाराज हो गया यार, जल्दी चलो। वो लोग फिर से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी विकी और विनीत ने देखा कि सिद्धार्थ लड़का से अचानक केला बन गया। विनीत, ये क्या हुआ? सिद्धार्थ केला बन गया? लगता है उस मेंढकी ने सच में श्राप दे दिया। नहीं नहीं, मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा नशे में है यार। तभी केला बोल पड़ा। यार मेरा नशा तो बिल्कुल उतर गया। तुम लोगों को नशे की पड़ी है। ये कोई नशा नहीं, बल्कि सच में मैं केला बन चुका हूँ यार। अब वो लोग फिर से वापस उस मेंढक और मेंढकी के पास गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब विकी और विनीत ने सिद्धार्थ को उसके घर छोड़ा। उनके दोस्तों ने माही को सारी बात बताई और वहाँ से वापस चले आए। माही, पता नहीं कैसे धोखे से मेरा पैर उस मेढक के ऊपर पड़ गया और वो मर गया। इतना अंधेरा था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो चींटी पर भी अपने पैर नहीं रखता। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, आप बहुत कोमल दिल के इंसान हो। आप किसी को भी चोट नहीं पहुँचा सकते। आप फिक्र मत कीजिए। आप चाहे केला बन जाओ या सुअर, मेरे पति रहोगे आप। इस तरह उस रात माही केले के साथ ही सो गई। अगली सुबह उसके सास और ससुर माही के कमरे में आए। अरे बहू, सिद्धार्थ का कुछ पता चला? काफी रात हो गई, अभी तक नहीं आया वो। माही ने एक नजर उस केले को देखा और फिर जवाब दिया। माँ जी, पिताजी, सिद्धार्थ को अचानक अपने काम के लिए लंदन जाना पड़ा। अब वो कुछ दिनों बाद ही आएंगे। आप लोग परेशान मत हो। ठीक है बहू, तुम आराम से सो जाओ। और ये केला तुमने अभी तक नहीं खाया, लाओ मैं ही खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये केला मेरा फेवरेट है, मेरे पिताजी ने दिया था। अरे बहू, अगर इस केले को खाओगी नहीं तो धीरे धीरे ये सड़ जाएगा, फिर इसे नाले में फेंकना पड़ेगा। इतना कहकर उसके सास ससुर वहाँ से चले गए। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा माही, अगर मैं ज्यादा दिनों तक केला बना रहा तो मैं सड़कर मर जाऊंगा। और इसे कब तक तुम माँ पिताजी से झूठ बोलती रहोगी? मैं कुछ भी करके आपको फिर से वापस लाऊंगी। एक पत्नी अगर चाहे तो वो अपने पति को यमराज से भी छीन कर वापस ला सकती है। माही ने अपनी उसी फ्रेंड महिमा को अपने घर बुलाया और उसे सारी बात बता दी। ये तो बहुत बुरा हुआ माही। आखिर केले के साथ तो कब तक अपनी जिंदगी बिताएगी? मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो बहुत चमत्कारी है, वही इस श्राप से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। उसी वक्त माही अपनी फ्रेंड महिमा के साथ बाबा के पास पहुँच गई। बच्चे, श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं होता। बाबा जी, जो भी हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ धोखे से हुआ। इस श्राप से मुक्ति पाने का एक तरीका तो है, पर बहुत खतरनाक है। हमें उसी जगह चलना पड़ेगा जहाँ पर सिद्धार्थ का पैर उसमें मेढक के ऊपर पड़ा था और वो मर गया था। फिर उसी जगह हमें पूजा करनी पड़ेगी
उस पूजा में तुम्हारा दायां हाथ काट कर उसकी बलि देनी होगी माही। नहीं माही, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। मैं ऐसा जरूर करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं एक हाथ से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं। माही ने अपने एक हाथ की बलि दे दी और सिद्धार्थ अपने असली रूप में वापस आ गया। तभी वो मेंढकी वहाँ पर आई। आपका प्रेम देखकर मैं ये बलि नहीं ले सकती। आपका हाथ वापस आ जाएगा। थोड़ी देर में माही का कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया। जब एक मेंढकी का श्राप लग सकता है तो एक सच्ची पत्नी का आशीर्वाद भी लग सकता है। तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में वो मरा हुआ मेंढक भी जिंदा हो गया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ अपने घर गया और फाइनली सुहाग रात मनाई। सुमन शाम को घर लौटी तो राजेश घर आ चुका था। बेटा ध्रुव दौड़ता हुआ मम्मी के पास आया। मम्मा, आप आज मुझे लेने स्कूल नहीं आए? मैंने आपका बहुत वेट किया। सॉरी बेटा, वो मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था। तुमने खाना खाया? अब तक भूखा थोड़ी बैठा रहेगा। मैंने उसे खाना भी खिला दिया, दूध भी पिला दिया है। पता नहीं तुम तो कहाँ रहती हो सारा दिन। बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। सुमन कमरे में चली जाती है। राजेश उससे कमरे में बात करता है। क्या बात है सुमन, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मौका अच्छा है, राजेश से कुछ पैसे ले लेती हूँ, मेरे काम आएंगे। वो मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ज्योति। वो एक सिंगल मदर है और आजकल वो बहुत परेशान चल रही है। मैं उसी से मिलने चली गई थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी। बहुत अच्छी दोस्त है, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। राजेश, क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो? मैं ज्योति की मदद करना चाहती हूँ। किसी समय में उसने भी मेरी बहुत मदद की थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हें बैंक से निकाल कर दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगले दिन राजेश ने सुमन को पैसे दे दिए। राजेश को लगा कि सुमन ये पैसे अपनी सहेली ज्योति की मदद के लिए ले रही है, पर यह सच नहीं था। सुमन ने पैसे अपनी सहेली के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड सतीश के लिए मांगे थे। सुमन और सतीश की मुलाकात 6 महीने पहले एक रेस्टोरेंट में हुई थी और वहीं दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। उसके बाद दोनों दोस्त बने और अब सुमन सतीश के प्यार में पागल हुई बैठी थी। पिछले 6 महीने से वो दोनों लगातार एक दूसरे से मिल रहे थे। सुमन, ऐसे नहीं होगा, मेरा बर्थडे है यार, तुमने आना ही होगा। और कोई बहाना कर दो, तुम तो आराम से अपने पति को मना कर सकती हो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो अब मुझे बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। सतीश के प्यार में सुमन कुछ भी करने को तैयार थी। उसे अपने परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस सतीश के बहकावे में आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। सतीश का जन्मदिन था, इसलिए सुमन को राजेश से बहाना करना था। राजेश बहुत सीधा साधा था, वो सुमन की बात को मान गया। मैं जानता हूँ पति से तलाक लेने के बाद ज्योति ठीक नहीं है, वो सिंगल पेरेंट है, इसी वजह से तुम उसकी बहुत चिंता करती हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें उसके साथ रात रुकना चाहिए। ध्रुव को मैं संभाल लूंगा, तुम रात को ज्योति के घर रुक जाना। थैंक यू राजेश, तुमने मुझे समझा। ज्योति को मेरी बहुत जरूरत है, मैं कल शाम तक लौट आऊंगी। सुमन ने अपने भोले भाले पति को झांसे में ले लिया। शाम को सुमन सतीश के पास रुकने चली गई। रात के 9 बज रहे थे। ध्रुव जिद पर अड़ गया। पापा, मुझे वही पेस्ट्री खानी है जो आपने मुझे उस दिन खिलाई थी, प्लीज पापा। हाँ हाँ ला रहा हूँ, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम दादी जी को परेशान मत करना। हाँ बताओ, अब आधी रात में तू इसके लिए पेस्ट्री लेने जाएगा, वो भी इतनी दूर मार्केट से? माँ, अगर मैं पेस्ट्री नहीं लाया तो ये रोने लगेगा, और तुम तो जानती हो आज सुमन भी घर पर नहीं है। उसके पीछे मैं नहीं चाहता कि ध्रुव परेशान हो, और कहीं इसने जिद कर दी कि मम्मी के पास चलो तो फिर मैं नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मुझे आज रात इसका पूरा ख्याल रखना होगा। चलो मैं लेकर आता हूँ। मार्केट लगभग बंद हो चुकी थी। पेस्ट्री की दुकान दूर थी। अचानक राजेश को सुनसान सड़क पर एक कार में से एक औरत की चीख सुनाई पड़ती है। राजेश उस कार के पास जाता है। वो हैरान रह जाता है। 4 लड़के उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। छोड़ो, क्या है? छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। सुमन, अरे ये सब क्या है? सुमन, राजेश मुझे बचा लो राजेश। अरे ये तो रंग में भंग डाल गया। ये क्या, आज तो मेरा जन्मदिन है, तेरे पति को भी अभी आना था। क्या सतीश, पूरा मजाक किरकिरा हो गया। अच्छा खासा बोल रहा था होटल का एक कमरा लेते हैं और इसे वहाँ ले चलते हैं। पता नहीं तुझे भी हमेशा पैसे बचाने की पड़ी रहती है। तो इस पत्नी को बचाना चाहता है जो तेरी पीठ पीछे मेरे साथ इश्क लड़ा रही है। पिछले 6 महीने से हम दोनों साथ हैं, और साथ होने का मतलब तो तू जानता ही है कि हमारे बीच मेरे पीछे पागल हो बैठी है। पता है मेरे से कितना प्यार करती है, तभी तो आज मेरे जन्मदिन मनाने के लिए तुझसे झूठ बोलकर रात मेरे साथ गुजारने आ गई। अब मेरे दोस्त भी बर्थडे पार्टी में मजा लेना चाहते थे, और सुमन के साथ रात गुजारने से बढ़िया मजा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी पत्नी को छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ऐसे कैसे छोड़ दे? हाथ है मुर्गी कौन छोड़ता है? मैंने कहा छोड़ दो। राजेश ने जोरदार घूंसा सतीश के मुंह पर मारा। इतनी देर में बाकी के 3 आदमी भी राजेश को पकड़ने लग गए, पर पता नहीं राजेश में उस दिन वो क्रोध था या फिर अपनी पत्नी के लिए प्यार। राजेश ने सतीश और उन लड़कों की खूब पिटाई की। कुछ ही देर में वो चारों बेहोश हो गए। राजेश सुमन को घर लेकर आ गया। अरे सुमन, तुम तो सुबह आने वाली थी। माँ, वो सुमन ने फोन किया कि ज्योति की मम्मी रहने आ गई है, तो मैंने कहा कि ध्रुव भी रात को परेशान करेगा, इसलिए फिर तुम घर ही आ जाओ। तो रास्ते से मैंने सुमन को ले लिया। चलो अब तुम भी सो जाओ माँ, रात काफी हो चुकी है। उस रात राजेश सुमन से कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो सुमन बहुत रो रही थी। राजेश मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैंने तुम्हारे प्यार और विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो,
मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने शादी के रिश्ते का अपमान किया है। आई एम सॉरी राजेश, आई एम सॉरी। अगर तुम कल रात नहीं आते तो न जाने मेरा क्या होता। कैसे नहीं आता सुमन, तुम्हारे प्यार की ताकत ही मुझे उस रास्ते पर खींच कर ले गई। मेरे होते हुए मेरे सुमन को कुछ नहीं हो सकता। राजेश, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, पर मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी राजेश, मुझे बस एक मौका और दे दो। राजेश और सुमन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक बार फिर जिंदगी आगे बढ़ती है। अब सुमन ने अपने आप को बदल लिया था। सुमन ध्रुव को लेने स्कूल गई तो रास्ते में उसे सतीश मिला, पर सुमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सतीश भी समझ गया था कि सुमन उस जैसे घटिया आदमी के नकली चेहरे को पहचान चुकी है, और जब इंसान खुद सही होता है तो सामने वाले की मजाल भी नहीं होती कि वो उसे कुछ कह पाए। सुमन को अपनी गलती का एहसास था। वो जानती थी कि राजेश और उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है, और उसकी असली खुशी उसके